बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 और रॉबिन्सन क्रूसो आउटलाइन हमें मिली है, उसके अंदर शामिल है। सबसे पहले हम थीम और उसकी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। थीम को हम एक समरी की तरह से लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा एक डिफ़रेंस होता है। वो डिफ़रेंस क्या है भाई? वो डिफ़रेंस ये होता है कि जो थीम है वो लाइफ़ से रिलेटेड कोई हक़ाइक़ को बता रहा होता है। जैसे लाइफ़ से रिलेटेड हक़ाइक़ क्या है कि किसी इंसान को भूख भी लगती है, किसी इंसान को प्यास भी लगती है। इसी तरह से पौधों या जानवरों के बारे में उनकी लाइफ़ से रिलेटेड कोई चीज़ के हक़ाइक़ का बात करना, तो वो एक थीम कहलाता है। और जो समरी होती है वो टोटल जो कुछ हैपन हो चुका होता है किसी समरी के अंदर, उसे हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमारी समरी कहलाती है। थीम बेसिकली 2 हिस्सों पे डिवाइड होता है। इसे हम 2 कैटेगरी में और डिफाइन कर लेते हैं। इसे मज़ीद समझने के लिए कि अगर अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन मेरे इस लेक्चर के अंदर भी रह जाती है। देखें, इंसान है और किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो कुछ चीज़ें आप खुद से भी सीख के उसे करने की कोशिश करें और ये सबके लिए आसानी हो जाए। पहली बात ये होती है कि थीम के अंदर जो वर्क हो रहा होता है ना, जो काम हो रहा होता है, उसके बारे में सोचना। यानी हमें मोटिवेशन का मिलना, हमें किसी कर्ज का मिलना या हमें किसी चीज़ के बारे में फ्यूचर में प्री प्लान होना, तो वो सारी चीज़ें। और इस टॉपिक को, ये वाला पॉइंट है, इसे मैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक मुकम्मल तौर पे एक शेड्यूल और एक डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन करूँगा ताकि वो आपको समझ आ सके। और दूसरे नंबर पे जो थीम होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो उस काम से रिलेटेड क्या फील कर रहा होता है। ये एक 2 किस्म होती है इसके अंदर। एक फीलिंग होती है और एक काम के बारे में सोचना होता है। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में कोई काम करते हैं तो आपको या तो डर महसूस होता है या खुशी महसूस होती है, और उसके काम हो जाने के बाद आपको या तो खुशी महसूस होती है या अफ़सोस महसूस होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये थीम से रिलेटेड होती हैं। अब हम पढ़ते हैं वैल्यूज़ का। बेसिकली वैल्यूज़ क्या होती हैं कि ये इसे हम उर्दू में कहेंगे कदर। कदर मतलब कि हर इंसान के अंदर या इंसानियत के लिए कुछ चीज़ें अच्छी कदर में शामिल होती हैं, कुछ बुरी कदर में होती हैं। जैसे सच्चाई है, झूठ है और इंसाफ़ है, रवादारी है। और ये जो मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ हैं ये इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, इंसानियत के लिए होती हैं, दूसरों के लिए आसानी और सीखने का मौका बनती हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं वो बेसिकली रेफ़र कर रही होती हैं कोर ऑफ ह्यूमन लाइफ को, कि जो इंसान का समझ लें कि वो उसका बुनियाद होती है जिसके ऊपर। जैसे मान लें कि ये ट्रुथ है और ट्रुथ हो गई है, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, लव है, पेस है, रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काइंडनेस हो गई और लिबर्टी हो गई। ये बुनियादी वैल्यूज़ हैं जो इसके अंदर हम अब जैसे-जैसे हम अपना नॉवल पढ़ेंगे हमें ये चीज़ सीखने का मौका मिलेगा कि इसके अंदर ट्रुथ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, वर्क। जैसे ज़ूरी था वो बड़ा ऑनेस्ट था, और जो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने आका का यानी रॉबिन्सन क्रूसो का फुल फ्लेज तरीके से उसे रिस्पेक्ट भी दे और उसके अंदर उसको ये जितनी हो सके सहूलत भी पैदा करे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो के इस नॉवल को पढ़ते हुए यानी 3, 4, 5 और पिछले जो 2 चैप्टर हैं, हमें ये देखना होगा कि उसके अंदर गुड क्वालिटीज़ कौन-सी आई हैं, ताकि हम अपनी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर सकें। दूसरे नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे चैप्टर 3, 4, 5 हैं इनके अंदर बेसिकली हुआ क्या है, यानी हमें इसका समरी का आइडिया होना चाहिए, तभी हम इसके थीम को और इसकी वैल्यूज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मॉरल रिजल्ट क्या है, कि रॉबिन्सन क्रूसो का नावल अगर हमें पढ़ाया जा रहा है और हमारे लिए ये ज़रूरी समझाया जा रहा है, तो इससे हमें मॉरल जो है, नतीजा जो है, या हम इससे क्या रिजल्ट ले सकते हैं, ये हमारे जहन में एक आइडिया होना चाहिए। और इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो देख के एंड करेंगे तो एंड में आपको इन चीज़ों का रिजल्ट बड़े आसानी से मिल जाएगा कि हमें इस नॉवल को पढ़ाने की बेस क्या है। जो सबसे पहला थीम है इस नॉवल का 3, 4, 5 के अंदर जो हम देखते हैं वो है कर्ज और वो है डिटर्मिनेशन। कर्ज कहते हैं बेसिकली हौसले को, हिम्मत को। आप ये कहें कि इंसान जब कोई काम कर रहा होता है तो उसके लिए
उस मुश्किल काम को करने के लिए हौसला, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि मुस्तकिल मजाजी से बंदा डटा रहे, तभी जाके वो आगे पहुंचता है। इसकी इसकी हम नॉवल के अंदर हम एक्सप्लेनेशन ऐसे देख सकते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसोज पेरेंट्स वांट टू बिकेम अ लॉयर, के वो उसे तो वकील बनाना चाह रहे थे, जो कि हमने फर्स्ट जो था अपना चैप्टर उसके अंदर हमने रीड किया। लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो का जो डिटर्मिनेशन है, रॉबिन्सन क्रूसो इज डिटरमाइंड के वो मुस्तकिल मजाज है, वो चाहता है, उसकी उसकी लगन है टू बी अ सेलर, के वो एक सेलर बने। ही लीव्स हिज होम विदाउट हिज पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, के उसने इस डिटर्मिनेशन को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप को बिना बताए, यानी उनकी दुआएं लिए बगैर ही अपना घर छोड़ दिया, जो कि उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है और जिसके लिए वो अपने नॉवल के अंदर आगे आने वाले चैप्टर्स में अफसोस भी करता है। इसके साथ साथ वो अपने कर्ज, अपने डिटर्मिनेशन को पूरा करने के लिए जब उसका शिप टूट चुका होता है, तो वो फिर भी अपना ओवरकम करता है अपनी चीज़ों को, अपने मुश्किलात को, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं सर्वाइवल के लिए, उनको पूरा करता है, और वो बड़ी मुश्किल से अपनी गन, फूड, अपने प्रोविजंस जो हैं उनको सेव करता है। ये सब उसके थीम ऑफ कर्ज और डिटर्मिनेशन की अलामतें। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो थीम आएगा वो है कि वो स्ट्रगल करता है ऑल अलोन टू कैरी फूड्स, के उसके साथ कोई भी नहीं होता है, उसका ये भी उसका कर्ज है। इसके साथ वो राफ्ट तैयार करता है, ये भी उसकी कर्ज की क्वालिटी के अंदर आएगा। इसके साथ साथ वो प्लांट्स है, कंपेनियंस को ख्याल रखता है, जैसे उसका कैट और डॉग होते हैं, वो ही तो उसके कंपेनियन होते हैं, और उसके पास कौन होता है। लेकिन नेक्स्ट अगले आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हमें कुछ और जो उसके कंपेनियंस है वो भी मिलेंगे। अब वो हार्ड वर्किंग है, पैशनेट है, पॉजिटिव है, फेयरलेस है, ये सारी उसके जो कर्ज और डिटर्मिनेशन के थीम के अंदर आएंगे। इवन के आप ये जो छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, जैसे ये फेयरलेस हो गया, पॉजिटिव हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, ये भी आप एज ए थीम आप उनकी क्वालिटीज के बारे में एक्सप्लेन कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो है वो कंप्लेनिंग भी करता है अपने टाइम टू टाइम अपने आइलैंड पे आके, कि उसे अफसोस भी होता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे आके फंस गया है। काश कि वो अपने पेरेंट्स की बात मान लेता और वो वहाँ पे लॉयर बन जाता। लेकिन साथ ही साथ वो इस सिचुएशन को बड़े बेहतर तरीके से हैंडल भी करता है, वो बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पे रह रहा होता है। वो एक कश्ती भी तैयार करता है, फूड हट बनाता है, और साथ साथ में वो कल्टीवेशन भी करता है। 28 ईयर्स की वो सर्वाइवल वहां पे ऑल अलोन कर लेता है आइसोलेशन के टाइम में। नेक्स्ट हमारा एक थीम और भी यहां से निकलता है, द थीम ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जो कि चैप्टर नंबर 5 में हमें हाईलाइट होता है। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है कि अपनी जात के बारे में, अपनी खूबियों के बारे में, अपने आप के बारे में इंसान कॉन्शियस रहे, संजीदा रहे और कोशिश करता रहे। सो यहाँ पे देखें कि रॉबिन्सन क्रूसो वाज अ इंडिविजुअल, के वो वहां पे तो अकेला था उस आइलैंड पे। ही मस्ट रिमेन कॉन्शियस टू हिज ओन सोल, के वो अपनी जात को लेकर, अपने आप को लेकर और अपनी शनाख्त को लेकर बड़ा जो है वो कॉन्शियस था। सो उसने एक कैलेंडर भी बनाया था वहां पे रहते हुए, और एक नोटबुक भी रखी जिसके अंदर वो सारी डेली एक्टिविटीज को वो नोट डाउन करता रहता था। सो ये जो थीम ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है ये भी उसके अंदर मौजूद था। इसके बाद हमें जो सीखने को मिलता है वो थीम ऑफ फैमिली एंड लाइफ, द वे ऑफ द क्रूसो है, कि जो क्रूसो की लाइफ है उसके अंदर हमें फैमिली का जो थीम है वो भी मिलता है। वो भला कैसे, वो स्टूडेंट्स ऐसे कि उसका जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उसके पेरेंट्स के साथ नहीं था, लेकिन उसके बाद उसे ये फील होता है कि जो फैमिली रिलेशन है वो बहुत मजबूत होना चाहिए है। वो इस गलती को एडमिट भी करता है और इस पे सारी लाइफ वो परेशान और शर्मिंदा भी रहता है, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए वो फिर डेवलप करता है एनिमल्स के साथ अपनी लाइफ को डेवलप करने में। वो प्लांट्स लगाता है, पेट्स वो पालता है, डॉग एंड कैट को, और उनको बड़ा अच्छा रिलेशन देता है। इवन कि आप जब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाएंगे तो वो एक पैरेट भी लेके आता है, और ही ऑल्सो थिंक दैट इट वॉज हिज बिगेस्ट मिस्टेक, ये उसकी गलती होती है। वो सोचता है कि ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, दैट ही डिड नॉट ओबे हिज फादर, के उसने अपने वालिद का जो कहना है वो नहीं माना था।
नेक्स्ट हमारा एक थीम नेचर से रिलेटेड आता है। ये थीम स्टूडेंट्स आप माशाल्लाह इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से लिख लेंगे। नेचर बेसिकली इसमें देखें, नेचर इसके अंदर ये भी है कि आप किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, ये भी नेचर है। नेचर ये भी होता है कि जो सी लाइफ है वो एक नेचर है। नेचर इसके अलावा क्या है कि जो वो अपनी सर्वाइवल के लिए जो नेचुरल एलिमेंट को यूज कर रहे होते हैं वो भी नेचर में ही आएंगे। अब क्रूसो इज द मैन ऑफ द पेस एंड द नेचर, के वो इस कुदरत को और अमन सुकून की रहने वाली जिंदगी के अंदर वो जो बिलीव रखता है वो नेचर के बड़ा करीब रहता है। ही लव्स द सी, नेचर इज हिज कंपेनियन एंड ही अडॉप्ट इट इजीली, कि उसने इसे बड़े आसानी से अडॉप्ट भी कर लिया और वो इस कुदरत को पसंद भी करता था। और ये सारा थीम हमें इस नेचर के कंसेप्ट में भी मिलता है। दूसरा स्लेवरी ऑफ द थीम इसके अंदर मिलता है कि जो गुलामी है या गुलाम बनाना है या किसी को स्लेव रखना है, ये भी हमें कंसेप्ट एक यहाँ पे मिलता है कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो जूरी है, देखें वो इसका एक स्लेव के तौर पे इसके साथ अटेंड हो जाता है। इवन कि वो उसे शिप के ऊपर जब वो अफ्रीका जा रहा होता है, ब्राज़ील वो जब पहुंचता है तो उसे जो प्लांटेशन, शुगर प्लांटेशन के लिए कुछ अपने काम को मजीद एक्सपेंड करने के लिए वो परचेज भी करता है स्लेव्स काम करने के लिए। तो इसका एक थीम स्लेवरी भी एक थीम मौजूद है जिसके अंदर वो दौलत को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए बहुत सारी स्लेवरी को भी प्रमोट करता है। ये भी इसका एक थीम है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको जो स्टार्ट में बात की कि हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे, तो व्हाट वी वांट टू नो, कि हमें क्या सीखना चाहिए है, हमें क्या लर्न करते हैं। तो रॉबिन्सन इज लकी टू बी लिव, कि वो अलाइव, रॉबिन्सन वॉज लकी टू बी अलाइव, के रॉबिन्सन बहुत लकी होता है कि वो जिंदा बच जाता है। दूसरा, अब हमें आगे ये मजीद पता चलता है कि वो सर्वाइवल कर लेता है उस आइलैंड पे, लेकिन इस सर्वाइवल से हमें सीखने को क्या मिला, सर्वाइवल स्किल्स हमें सीखने को मिली कि उसने किस तरीके से राफ्ट बनाई, किस तरीके से वो अपना हट बनाई है, किस तरीके से वो प्लांटेशन करता है। हमें यहाँ से इस नॉवल के अंदर से ये सीखने को मिलता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि फाइंड अ बेटर प्लेस टू लिव, के उसने अपने लिए बेहतर जो है वो तलाश की। सो अब हमें आगे पता चला कि उसने जब ये तलाश कर लिया तो हाउ ही बिल्ट अ हट, के उसने हट जो है वो किस तरीके से तैयार करता है। अब हमें इससे मजीद सीखने का क्या मौका मिला कि हमारे सामने जो नेचर की जो ऑप्शंस उस वक्त अवेलेबल होती हैं, हमें उनको बेहतर से यूटिलाइज करना चाहिए। अब हमें रीड करने पे उसकी ब्रेवरी और उसकी कॉर्जियस का भी पता चलता है कि वो किस तरीके से अपना जो ओवरकम करता है अपने फेयर का। अब फेयर उसके वहाँ पे क्या होता है कि पता नहीं कोई यहाँ पे कोई और रहता होगा, पता नहीं कोई इन्वेडर्स ना आ जाए, पता नहीं कोई स्वेजेस ना हो, तो वो कई सारे डर उसके अंदर होते हैं। टाइम टू टाइम वो उसके ऊपर स्पेंड कर रहा होता है, लेकिन वो फिर प्लानिंग करता है, वो अपना हट मजबूत बनाता है, वो अपने गन को सेफ रखता है और इसके साथ साथ वो अपने पेट्स भी पाल रहा होता है। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि हाउ टू हंट, के हमने शिकार कैसे करना है, हाउ टू ग्रो प्लांट्स, के हमने पौधों को किस तरीके से उगाना है ताकि हमारी सर्वाइवल बेहतर से बेहतर हो सके। सो स्टूडेंट्स, ये कोई कंप्लीट कंसेप्ट नहीं है, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ एक आइडिया दिया गया है कि आपने अपने जो थीम एंड जो वैल्यूज का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से हैंडल करना है और आपको उसका आंसर अपने अंदाज में किस तरीके से बेहतर देना है। बेहतर यह है कि आप बहुत सी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी आसानी के साथ रीड करें। नेक्स्ट आपके 3-4 दिन अभी स्कूल में भी ऑफ रहेंगे तो आपको स्टडी करने का बहुत अच्छे से मौका मिलेगा इंशाल्लाह। टाइम टू टाइम अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो वो आप लाजमी जो है कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर लेट हो जाती है तो उसके लिए माजरत है।